हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेज में। और आप लोग ज्वाइन हो चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आज जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हम इंडियन पॉलिटी इसकी क्लास रखेंगे आज। 3 दिन पॉलिटी, 3 दिन हिस्ट्री। ठीक है, तो आज आप पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी की आज एक इंट्रोडक्शन क्लास समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पॉलिटी का काफ़ी अच्छा खासा वो रहता है, दबदबा रहता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है इंडियन पॉलिटी से। तो इसलिए हम इन कक्षाओं को भी साथ में लेके चल रहे हैं, हिस्ट्री की कक्षाओं के साथ साथ, ताकि आपका रिवीजन को टाइम मिल जाए आपको। तो इसलिए मैं पॉलिटी साथ में करा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसकी रूपरेखा समझ लेते हैं है क्या। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी का मतलब है संविधान। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हमने संविधान का अध्ययन करना है, यानी कि संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं उनका अध्ययन और उनकी शक्तियां, मतलब वो आर्टिकल क्या काम करता है, वो चीज़ें जाननी है हमने। और अगर आपने संविधान का अध्ययन अच्छे से कर लिया तो आप अच्छा खासा नंबर अर्जित कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो पहला सवाल तो यह है कि संविधान क्यों, संविधान क्यों, इसकी जरूरत पड़ी क्यों हमें। पहले तो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, अब समाज देखो, पहले भी जब संविधान नहीं था तब भी चीजें चल रही थी अपने हिसाब से, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो देखो, समाज में संविधान या कानून, संविधान या कानून एक ही बात है। संविधान भी हमें कायदे में रखता है, कानून भी कायदे में रखता है हमें। ठीक है, अब समाज में संघर्ष होता है। ठीक है, और संघर्ष के लिए हमें संविधान चाहिए। ठीक, अब समाज में संघर्ष होता कैसे है। देखो, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार में संघर्ष है, संघर्ष से ही संविधान उत्पन्न हुआ। ठीक है, संघर्ष का सॉल्यूशन है ये संविधान। ठीक है, कैसे है मैं इसका लिंक बनाता हूँ। देखो, परिवार सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, परिवार में संघर्ष होता है ना। आप ही लोग अगर देखें, आप परिवार में आपका कोई मुखिया होगा परिवार में, है ना। जैसे मान लो 4-5 सदस्यों का परिवार है, तो कोई मुखिया होगा परिवार में, जो परिवार में सारे फैसले लेता होगा कि किसने क्या करना है। यानी कि आजकल मतलब कोई भी, अगर तुम कोई कोर्स भी करना चाहते हो तो आपने उस मुखिया की रजामंदी लेनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज दैट आपने फैशन डिजाइन का कोर्स करना है, फैशन डिजाइन। अब इस फैशन डिजाइन के कोर्स के लिए आपका सबसे पहला संघर्ष परिवार के साथ है। आपने अपने परिवार को कन्विंस करना है कि भैया हमने तो ऐसे कोर्स करना है और आगे चल के हमें इसमें ये चीज़ें मिल सकती हैं, है ना। रंजीत कुमार, जी रंजीत कुमार, आप आज शायद नए जुड़े हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़े रहें और एक बार कक्षा का आनंद उठाएं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप फिर कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जो लोग भी नए जुड़े हैं, एक बार कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, मतलब नाम बता दें, खाली पता चल जाता है। ठीक है, फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं। आज इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है, जिसको मैं इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पे वो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। इसमें सिर्फ हम ये समझेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान है क्या आखिरकार, है ना। तो फिलहाल मैं आ रहा था, परिवार के संघर्ष की बात कर रहा था। तो इसके लिए यहाँ देखो, संघर्ष उत्पन्न हो गया।
परिवार के बाद फिर एक ऊंचा स्तर हो जाता है समाज। यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ भी संघर्ष उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है समाज में भी। अब समाज में कैसा संघर्ष है, समाज में आप लोग देख ही रहे होंगे कि समाज में कदम से कदम मिलाना है, कंधे से कंधे मिलाना है, तो समाज में तो परिवार से भी और ज़्यादा संघर्ष है। ठीक, तो समाज में भी संघर्ष उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है क्या, विश्वविद्यालय, इसको भी ऐड कर दो, विश्वविद्यालय। यहाँ भी संघर्ष है, क्लास में टॉप करना है या अपनी बात रखनी है, अन्य कई चीज़ें हैं, संघर्ष यहाँ भी उत्पन्न होता है। फिर आता है धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय, यहाँ भी संघर्ष है, धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते, उल्टा बोल नहीं सकते, संघर्ष है ना, हर चीज के लिए संघर्ष है। अब इसी संघर्ष से निकला समाधान, संघर्ष है वहां समाधान भी निकलेगा। और समाधान कैसा, समाधान कैसा, देखो समाधान के तौर पे मैं रखता हूँ पुलिस, एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस और सेना, आपस में दो देशों के बीच संघर्ष अभी हाल का देख रहे होंगे, पाकिस्तान भारत, है ना, सेना संघर्ष कर रही है, पुलिस अंतर्राज्यीय कोई मामले हो तो उसको पुलिस देखती है, तो ये समाधान है। और इनके बीच में आता है सरकार, जो इनको चलाती है। अब सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीन रूपों में रहती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीन रूपों में आपको क्या मिलेंगे, सरकार दिखेगी। और विधायिका का मैंने, अगर ऑफलाइन क्लास पढ़ी होंगी तो उसमें मैंने बताया था, हाल ही में पढ़ाई थी मैंने बताया था कि विधायिका क्या करती है, विधि निर्माण का कार्य करती है, विधि निर्माण। कार्यपालिका उस विधि का क्रियान्वित करती है, क्रियान्वित। और न्यायपालिका जस्टिस करती है, ये आपको न्याय दिलाने का काम करती है। अब ये सरकार के तीन अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, अब विधायिका का निर्माण कैसे हो, विधायिका क्या करती है, विधि निर्माण करती है, ये मैंने बताया। अभी विधि निर्माण कैसे करती है, उसके लिए इसके पास क्या है, दो सदन है, राज्य सभा और लोकसभा। हैंडराइटिंग थोड़ा समझ लेना, थोड़ा आज मार्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। तो विधि बनाने का काम इनके पास है, राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, प्लस राष्ट्रपति, ये अपना सहमति प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति महोदय ये अपने क्या करते हैं, फाइनल हस्ताक्षर इन्हीं के रहते हैं, हस्ताक्षर। ठीक है, मेनली काम रहता है इन्हीं का, राज्यसभा और लोकसभा का। लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में आता है। ठीक है, इसको हम संसद वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक हो गया, अरे ठीक है ठीक है। रंजीत जी की क्लास में भी यही चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा रंजीत जी। लाइव मैं 8 बजे से आता हूँ, अभी आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, वैसे 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है।
आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने विधायिका के बारे में बता दिया आपको। अब मैं बताता हूँ थोड़ा कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? विधि को लागू करना। जो विधि हमने बनाई, विधि को लागू करना, क्रियान्वित करना। ठीक, अब विधि को लागू कौन करेगा? और इसमें भी दो आते हैं, अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई और स्थाई, दो होते हैं। अब अस्थाई कार्यपालिका में कौन होता है? जो नॉन परमानेंट रहते हैं, पीएम, सीएम, पीएम सीएम। ठीक है, मंत्री परिषद, नेता, राजनेता, ये लोग आते हैं किसमें? अस्थाई में। स्थाई में आएंगे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, एसपी, ठीक है, डीआईजी, ठीक है। तो ऐसे जो पद होते हैं ये किस में आते हैं? स्थाई में आते हैं, जो परमानेंट रहते हैं। कुल मिला के जो चुनाव द्वारा जीत कर आते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, तो वो आते हैं अस्थाई में, नॉन परमानेंट। अगली बार कोई भरोसा नहीं कि पीएम यही रहे, अगली बार कोई भरोसा नहीं कि सीएम यही रहे, लेकिन अगर डीएम कोई बन चुका है तो 60 ही साल तक उन्होंने क्या करनी है? अपनी सेवा देनी है, और ये स्थाई में आते हैं, परमानेंट में आते हैं। क्योंकि अगर कोई विधि बन रही है तो वो ये लोग अच्छे से जानेंगे उस चीज़ को कि इस विधि को कैसे बनाया गया है और किस तरीके से इसको लागू करना है। ये लोग नहीं जानेंगे उतने अच्छे से, क्योंकि ये सिर्फ 5 साल के लिए रहते हैं। 5 साल बाद क्या नियम बदला, किस हिसाब से बदला, इनको कोई आइडिया नहीं रहता है। ठीक, तो ये मैंने हल्का-फुल्का बता दिया कि मैंने कहा संविधान, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समाज में संघर्ष है। समाज में संघर्ष क्यों है? क्योंकि हमारे परिवार में ही संघर्ष है। परिवार छोटी इकाई होती है समाज की, और वहीं से संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, और समाज में इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। और सरकार के अंदर देखो, सरकार मतलब क्या होती है? हमारी गवर्नमेंट होती है, और सरकार की मैंने बताए थे 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्योंकि सरकार की ज़रूरत है तो हमने सरकार को 3 भागों में बाँट दिया है। अब विधायिका क्या करेगा? वो समाज को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए विधि बनाएगा, नियम कानून बनाएगा, ताकि कोई मनमानी ना कर सके और किसी को अन्याय ना मिले, ठीक है? कोई मतलब विदाउट जस्टिस ना रहे, ठीक है? वरना अगर नियम कानून, अगर इस टाइप की चीज़ें ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो अ, हमारे फ्यूचर को खतरा पैदा कर सकती है, ठीक है? अन्य चीज़ें हो सकती हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है? वैसे ही मैंने बताया कार्यपालिका, अब जो विधि हमने बनाई है, उसको मतलब हमने प्रैक्टिकली लाना है। ये नहीं कि विधि बना के किताब में लिख दी है और उसको रख दो। उसको कार्य में लाना भी है, जीवन में लाना है उसको। और वैसे ही मैंने बताया था न्यायपालिका, अगर आपको उस विधि में एक चीज़ समझना, जो विधि बनाई गई है, उस विधि में कोई दिक्कत नज़र आती है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो आप इस विधि को लेके न्यायपालिका जा सकते हो। कुल मिला के इसके लिए, बदलाव के लिए क्या कर सकते हो? न्यायालय जा सकते हो। न्यायपालिका, न्यायालय एक ही बात है, न्यायालय, ठीक है? और विधि क्या हो? हित में हो, किसके? जनता के हित में हो विधि, ठीक है? फिर आगे हम मूल मूल अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक, फंडामेंटल राइट। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ें कवर होंगी कि भैया कौन सी ऐसी विधि है जो हमारे मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है? तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है? न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैंने बताया था। न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, कोई विवाद है उसके निवारण के लिए चाहिए, ठीक है? और न्यायपालिका की भी 3 त्रिस्तरीय है, जनपद न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। फिलहाल अब हेडिंग डालना संविधान सभा। थोड़ा सा मैं आपको अब थोड़ा संविधान निर्माण के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ कि इसके निर्माण के पीछे क्या क्या कहानी रही और कैसे इस संविधान को बनाया गया, हमारे देश के संविधान को। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे, अगर आप नोट कर रहे हैं तो संविधान सभा हेडिंग डालेंगे, संविधान सभा। ठीक है, अब सबसे पहले तो यही पॉइंट आएगा कि भैया इस संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार आया कहाँ। ठीक है, आइडिया किसके मन में आया कि भैया संविधान सभा होनी चाहिए, एक ऐसी नियमावली बननी चाहिए जिससे सारी चीजें व्यवस्थित हो। ठीक है, तो अगर बात करें हम इसका विचार की, ये विचार किसके मन में आया या किसने इसका विचार दिया, तो सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। तो इन्होंने संविधान सभा का विचार दिया सर्वप्रथम, और ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन में इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का विचार दिया। और लागू कहाँ हुआ संविधान सभा, ठीक है, विचार तो ब्रिटेन में दिया सर हेनरी मैन द्वारा, लागू हुआ था ये फ्रांस और अमेरिका में, लागू हुआ फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका में लागू हुआ संविधान सभा, सबसे पहले फ्रांस और अमेरिका में। इस पॉइंट को ध्यान में रखना और याद करना। ठीक, आगे भारत में ये इसकी डिमांड किसने करी, सबसे पहले एक पॉइंट ये भी बनेगा कि भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने सबसे पहले डिमांड करी 1895 में, 1895 में। ठीक है, और स्वराज विधेयक द्वारा, स्वराज विधेयक द्वारा। इस चीज को ध्यान में रखना, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मांग करी स्वराज विधेयक द्वारा, कब, 1895 में। तो भारत में सबसे पहली मांग किसने उठाई, ऐसे प्रश्न आता है तो आप इसको क्या करोगे आंसर, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किस विधेयक द्वारा, स्वराज विधेयक द्वारा। और कब की गई मांग, 1895 में, 1895 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो 1895 में पहली मांग हुई, 1895 में। उसके बाद 1922 में इसकी मांग गांधी जी द्वारा भी की गई, गांधी जी द्वारा। ठीक है, 1922 में गांधी जी द्वारा इसकी डिमांड की गई। और इससे प्रश्न क्या आता है कि गांधी जी ने स्वराज विधेयक की मांग, सॉरी, गांधी जी ने संविधान सभा की मांग किस माध्यम से करी या किस पत्रिका में करी, तो हरिजन नाम से एक पत्रिका आती थी, इस पत्रिका में करी, हरिजन पत्रिका। गांधी जी स्ट्रीमिंग डिस्कनेक्ट हो गई बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मुझे ही समझ नहीं आ रहा है फॉल्ट है क्या, कि ये डिस्कनेक्ट क्यों होता है। ठीक है, तो आप दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रुप में जाके आगे से कभी भी किसी भी क्लास में अगर ऐसा होता है तो आप फिर से उस लिंक पे जाएं और दोबारा क्लिक करें, या फिर चैनल पे आप आए हो तो चैनल पे आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, लाइव लिखा आएगा,
उसमें से हो सकता है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने जानने की कोशिश भी करी पर मुझे वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये डिस्कनेक्ट होता क्यों है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि 1922 में, अगर पता नहीं कहाँ से रुका ये, मुझे पता नहीं चला, तो 1922 में गांधी जी ने इसकी मांग करी। गांधी जी ने भी डिमांड करी, मांग करी, हरिजन पत्रिका में। अब इन्होंने, मैंने बताया था कि डायरेक्टली डिमांड नहीं करी, इन्होंने हरिजन पत्रिका में एक अपना वो दिया, विचार दिया, या एक कोटेशन दिया। इन्होंने कहा कि भैया, जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, यानी कि जैसा भारतीय चाहते हैं वैसा होना चाहिए। तो इनका स्टेटमेंट था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये गांधी जी ने क्या दिया, स्टेटमेंट दिया 1922 में, किसमें, हरिजन पत्रिका में। और ये उनकी क्या थी, अनौपचारिक मांग थी, उनकी अनऑफिशियल मांग थी। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक ना, ये अनौपचारिक मांग थी। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इसकी डिमांड करी। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी इसकी क्या करी, मांग करी। और इन्होंने इसकी मांग करी नेहरू रिपोर्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने भी इस संविधान सभा की क्या करी, मांग करी। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय, जिनको मानवेंद्र नाथ रॉय कहते हैं, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, इन्होंने क्या करी, सर्वप्रथम औपचारिक मांग करी। ठीक है, तो इनको कहेंगे सर्वप्रथम औपचारिक मांग, यानी कि ऑफिशियल डिमांड करी, किसने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। और ये किस में करी, 1934 में करी। ठीक है, ये ध्यान रखना, मानवेंद्र राय ने। ठीक है, 1937 में फिर कांग्रेस ने भी मांग करी। 1937 में कांग्रेस ने डिमांड करी, कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में इसकी डिमांड करी। कांग्रेस के अधिवेशन में, अधिवेशन का मतलब समझो बैठक है, बैठकें, ऐसी बैठकें जिसमें हमने क्या करें, अपनी पार्टी, अपने देश, अपनी कार्यों के बारे में हमने क्या करें, डिस्कस करी, और एक दूसरे से क्या करा, सलाह ली, राय ली कि भैया क्या करना है आगे, कैसा कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। आगे तो कांग्रेस ने भी डिमांड कर दी 37 में। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि कांग्रेस ने संविधान सभा की डिमांड कब करी इसकी मांग, 1937 में, किस अधिवेशन में करी, फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये गांव का पहला अधिवेशन था। ठीक है, ये गांव में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है, गांव, महाराष्ट्र की फैजपुर गांव में। ठीक है, गांव में, तो गांव में पहला अधिवेशन था ये कांग्रेस का। ठीक है, इस पर खैर कांग्रेस के अधिवेशन अलग से टॉपिक कराएंगे, तो उसमें ये चीज़ें कवर होंगी आपकी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे फिर, अब इतनी बार डिमांड हो गई तो वहां से भी रिप्लाई आता है, और क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। ये ये देखने आता है कि भैया वाकई में भारतीयों को संविधान की ज़रूरत है, संविधान सभा की ज़रूरत है, या ये लोग ऐसे ही इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए क्रिप्स मिशन भारत आता है, और वो संविधान सभा के लिए मान जाता है, संविधान सभा के लिए मान जाता है। और साथ ही साथ
एक शर्त रखता है, ठीक है। शर्त क्या रखता है कि जो अभी क्या चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, वो कहता है जो अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इसके बाद इसके बाद हम आपकी मांग पूरी करेंगे, मांग पूरी होगी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व के बाद क्रिप्स मिशन आता है और वो कहता है कि भैया ठीक है, संविधान सभा की मांग तुम कर रहे हो, हम आपको क्या करेंगे, इसके लिए अप्रूवल देंगे, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों का राज था, भारत में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों का शासन है तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लैंड से चलता था पूरा, जो भी फैसले लेने हैं, जो भी करना है, सब यहाँ से आएगा, फिर यहाँ जाएगा, तब जाके भारत में लागू। तो इस हिसाब से चलता था। तो क्रिप्स मिशन आया और उसने कहा भैया देखा यहाँ, उसने कहा हाँ भैया, इनको वाकई में संविधान सभा की क्या है ज़रूरत है, और हम क्या करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 में। और आप अगर आपको ध्यान हो कि 1939 से 1945 इस बीच क्या रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, वर्ल्ड वॉर, डब्ल्यू सेकेंड लिख देता हूँ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड इस बीच था, ठीक है। और 42 में आया था, तो इसने कहा भैया ठीक है, हम डिमांड पूरी करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो उसके बाद। तो फिर उसके बाद 46 में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन। अब एक चीज ध्यान रखना, जो क्रिप्स मिशन था इसका अध्यक्ष कौन था आएगा, अध्यक्ष। तो क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी पूछता है, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ। कैबिनेट, कैबिनेट मिशन, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ सर समझ आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, और इनके साथ दो और सदस्य आए थे, एक तो स्वयं क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है, तीन आए थे, अध्यक्ष पैथिक, दूसरा क्रिप्स, तीसरा अलेक्जेंडर। और इनकी अध्यक्षता किसने करी थी, पैथिक लॉरेंस ने। और इन्होंने कहा कि भारत में संविधान होना चाहिए, और इन्हीं की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो इन्हीं की सिफारिश पर, इन्हीं की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, बस हो गया। अब संविधान सभा की डिमांड पूरी हो गई, गठित हो गया संविधान सभा। अब क्या हुआ, अब संविधान सभा में लोग चुने जाएंगे, इनका चुनाव होता है और लोगों को क्या किया जाता है, इसमें चुना जाता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, अब जीएसटी ने एक किताब लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक इससे फैक्ट मिलता जुलता मिला तो मैं बता दे रहा हूँ। जीएसटी ने एक बुक लिखी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें इसने कहा कि भैया संविधान सभा अंग्रेज थी, सॉरी कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत था, ठीक है। तो जी ऑस्टिन का कथन है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है, लिख देता हूँ। जी ऑस्टिन, ऑस्टिन ने अपनी किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सॉरी, बुक का नाम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने गलत लिख दिया, द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन समझ देना, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इसने कहा कि भैया संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत, ये स्टेटमेंट कहा जी ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत। कुल मिला के इसका कहने का मतलब है कि भारत में भैया कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है और कांग्रेस के ही लोग, मतलब उसकी पार्टी के लोग ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। इनकी उनकी बात मानी जाती है, उनके पीछे कई भारतीय, कई लोग हैं उनके पीछे जो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका मतलब। आगे संविधान सभा में अगर बात करें कि कुल सदस्य कितने थे, क्योंकि संविधान सभा तो बन चुका है ना, गठित हो चुका है। 1946 में अप्रूवल मिल गया है कि भैया संविधान सभा तुम बना सकते हो। अब संविधान सभा बनाने के लिए हमने ऐसे ही किसी को उठा के ऐसे ही नहीं रख दिया। संविधान सभा में हमने क्या करा, एक चुनाव कराए और चुनाव के माध्यम से हमने क्या करा, सदस्य चुने संविधान सभा के, ठीक है। टोटल 389 सदस्य हुए हमारे संविधान सभा में, 389 मेंबर्स, कुल कुल सदस्य 389, इतने सदस्य थे कुल, ठीक है। जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे। इसी में से 296, 296 ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और 93 लोग थे या 93 सदस्य थे देशी रियासतों से, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से, ठीक है। तो ये था क्या इसका वो, कि 389 लोग थे टोटल, और उसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के और 93 देशी रियासतों के थे, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत में भी 4 चीफ कमिश्नरी थे, ठीक है, और बाकी 292 बचते हैं वो ब्रिटिश भारत के लोग थे, ठीक है। इतना डीप नहीं बताता मैं इसको, अभी सिंपल इतना ही समझो कि भैया कुल सदस्य कितने थे, 389 थे, और इसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देशी रियासतें थी, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसका चुनाव लगभग जुलाई अगस्त के टाइम पे होता है इनका, जुलाई अगस्त के टाइम पे, 1946, ठीक है, इस टाइम पे चुनाव होता है। लगभग कांग्रेस 208 सीटें कांग्रेस लेती हैं, मुस्लिम लीग 73 सीटें लेती है, और अन्य जो अन्य पार्टियां हैं वो 15 सीटें ले जाती हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का क्या था, दबदबा था अच्छा खासा। मुस्लिम लीग में 73 सदस्य थे और 15 अन्य मेंबर्स थे, अन्य पार्टियों के मेंबर्स थे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब क्योंकि सीटें तो चुन ली गई हैं, अब संविधान सभा देखो 1946 की बात है और भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक। और भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, है ना। पाकिस्तान ने अपना अलग बना दिया था, मुनका उनका जो भी है, और भारत अपना भारत है, ठीक है। तो अब इसमें ये था कि ऐसा कोई वो नहीं था, मंशा नहीं थी, भारतीयों की कोई मंशा नहीं थी कि पाकिस्तान अलग हो, ठीक है। ये चीज़ समझना आप लोग, ठीक है। भारतीयों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, भारत चाहता था कि भैया पाकिस्तान भी हमारे, गांधी जी खासकर, गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश के दो टुकड़े हों, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो इसमें गांधी जी ने काफ़ी संघर्ष करा कि भैया कैसे भी करके पाकिस्तान अलग ना हो, ठीक। तो गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे, ठीक है, तो उनसे भी बात करी और उनसे भी कहा भैया ऐसा करते हैं, आप जो कहेंगे उस प्रकार से हम आपके हिसाब से क्या करेंगे, देश में वो करेंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, लेकिन आप अगर यहीं रहेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन उनकी मंशा अलग थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, संविधान सभा बना तो इसमें लगभग ज़्यादातर देखो, मुस्लिम लीग के मैंने बताया था 73% थे, 73 सदस्य थे, ठीक है। 208 थे कांग्रेस के, जो अन्य थे वो भी हिंदू ही थे, ठीक है। तो ज़्यादातर मुस्लिम लीग के कम लोग थे। अब इसमें क्या हुआ देखो, पहले तो मैं चुनाव की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान अलग होने की मंशा हो गई थी इनके मन में, ठीक है। अब पाकिस्तान इस टाइप से भारत है, ठीक है, अभी मेरे से ऐसा ही बन रहा है, तो क्या इधर कहीं पाकिस्तान है,
ठीक है, तो अभी इधर ही समझ लो, ठीक है, स्क्रीन में जगह कम है, ठीक। तो पाकिस्तान तो मनसा बना लिया था अलग होने, साथ ही साथ पाकिस्तान ने भड़का लिया किसको, बंगाल वाला एरिया, ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो इसको कहते थे, देखो बंगाल को, जिसको हम अभी बंगाल जानते हैं, बंगाल, इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, और इसको कहते थे पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। अब भीमराव अंबेडकर यहाँ से लड़े थे, पूर्वी बंगाल से, यहाँ से सीट जीते थे भीमराव अंबेडकर, और पाकिस्तान ने अलग होने की वो करी, तो ये भी पाकिस्तान के बहकाव में आके इसने भी कहा भैया मैंने भारत में नहीं रहना, अलग करना है। अब उस टाइम पे क्या था, छूट थी कि भैया तुम जा सकते हो, अगर भारत का कोई भी हिस्सा अगर जाना चाहता है वो जा सकता है। अभी क्या कर रहे हैं, हम संविधान बना रहे हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, देश को व्यवस्थित करेंगे। तो जिसने जाना है जा सकता है, जिसने आना है वो आज आ भी सकता है। तो पूर्वी बंगाल ने कहा भैया हम भी जाएंगे पाकिस्तान के साथ, ठीक है, ये भी चल दिया, वहाँ से अलग हो गया। तो अब अम्बेडकर जी यहाँ से जीते थे, तो ये सीट तो रद्द हो गई, तो अम्बेडकर जी का दोबारा से चुनाव लड़ाया गया, ठीक है। तो ये पूर्वी बंगाल से लड़े थे पहले, फिर ये बम्बई प्रेसिडेंसी से लड़ते हैं, ठीक है। इस सीट में एम आर जयकर होते हैं, इनके स्थान पर पूना की सीट दी जाती है, किसको, अम्बेडकर जी को, पूना की सीट, पूना की सीट, ठीक है। ये फैक्ट पेपर में आता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। M.R. जायकर इस सीट से जीते थे, इनके स्थान पर अंबेडकर जी को लाया गया, और गांधी जी का कहना था कि भैया अंबेडकर का होना जरूरी है, संविधान सभा में अंबेडकर जी का होना जरूरी है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छी तरीके से बुन सकता है, उसको बना सकता है, ठीक है। क्योंकि हम अभी भी देखते होंगे आप, हम अच्छा खासा क्रेडिट देते हैं अंबेडकर जी को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत वो करा था, बहुत अपना योगदान दिया था संविधान निर्माण में, इसलिए इनको संविधान का जनक, आधुनिक मैन, और ऐसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। संविधान का जनक भी अंबेडकर जी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना, प्रश्न आएगा कि कौन सा ऐसा सदस्य था संविधान सभा का जो पहले पूर्वी बंगाल से लड़ा, फिर बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से लड़ा। यह प्रश्न आएगा कि भीमराव अंबेडकर जी ने अ, बांग्लादेश या पूर्वी बंगाल अलग होने के पश्चात कहाँ से दोबारा से चुनाव लड़ा या दोबारा से सीट हासिल करी, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना की सीट ली उन्होंने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनको संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि संविधान निर्माण में इनका अहम योगदान था। साथ ही साथ इनको आधुनिक मैन या मॉडर्न मैन भी कहा जाता है, ये भी इनकी उपाधि है, ठीक है, अम्बेडकर जी की, ठीक। अब 2 पॉइंट और बनते हैं इसमें, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट बनेगा कि भैया संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे निम्नलिखित में से, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जो मेंबर थे ही नहीं, तो कौन नहीं थे, महात्मा गांधी, एंड अली जिन्ना, जिन्ना, जिन्हा या जिन्ना जो भी है इनका नाम, ठीक है। दूसरा, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना, दूसरा पॉइंट, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने सदस्यता स्वीकार नहीं की, सदस्यता स्वीकार नहीं की, ठीक है। कौन से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने सदस्यता, इनको तो ये सदस्य नहीं थे, ये तो मेंबर थे ही नहीं, लेकिन जिनको मेंबरशिप दी जा रही थी वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो थे तेज बहादुर संप्रू, दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। ये 2 पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। एक 2 लोग कौन है जिन्होंने सदस्यता स्वीकार नहीं करी, तेज बहादुर संप्रू, जयप्रकाश नारायण, और 2 लोग कौन है जिन्होंने सदस्यता, जिन्हें नहीं मिली, जो सदस्य थे ही नहीं, मिली क्या, थे ही नहीं, ठीक है। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये सदस्य नहीं थे, ठीक है।
टाइम हो चुका है वैसे 9:16। आज के लिए पॉलिटी में इतना ही करते हैं, ठीक है? एक इंट्रोडक्शन के तौर पे क्लास को लेना। हम कल से इसको प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम के फैक्ट को लेते हुए चलेंगे, ठीक है? आज भी कई फैक्ट ऐसे बताए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर तौर पे, ठीक है? तो आप इस क्लास को रिपीट के मोड पे देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा की बैठकें, ठीक है? कितनी बैठकें हुई थी और संविधान निर्माण जो हुआ था, वो किन-किन के योगदानों से हुआ और कौन-कौन सी समितियाँ बनी इस संविधान निर्माण में, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।